अदानी समूह में तो लगातार गिरावट बनी ही हुई है, लेकिन बाजार की गिरावट ने इसको और ज़्यादा गाढ़ा कर दिया, इसका रंग और ज़्यादा लाल कर दिया। अगर आज अदानी समूह के शेयरों की आप स्थिति देखिए तो केवल एक शेयर अदानी पोर्ट जो हरे निशान में था, आधा फीसद से ऊपर था। अदानी पोर्ट में लगातार खरीदारी बनी हुई है, विदेशी निवेशक इसमें खरीदारी कर रहे हैं, घरेलू निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि बड़े निवेशक इसमें खरीदारी कर रहे हैं। इसीलिए अदानी पोर्ट्स भी अगर आप देखें तो अपने उच्चतम स्तर से सबसे कम गिरने वाला शेयर है, जो 25% के आसपास गिरा है। लेकिन इसके अलावा हाल बुरा है। फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज आज फिर 10% नीचे है, 1187 का भाव आ गया है। अदानी ग्रीन 5% का लोअर सर्किट, अदानी पावर 5% नीचे, टोटल 5% नीचे, ट्रांसमिशन 5% नीचे, अदानी विलमेयर 5% नीचे। पांचों कंपनी में लोअर सर्किट लगा हुआ है। अंबुजा सीमेंट भी 4.5% नीचे है, एसीसी 2% नीचे है। बाजार जब आधे परसेंट नीचे है तो अदानी ग्रुप के शेयर आप देखिए, एक एक शेयर 10-10%, 5-5% नीचे, यानी कि बाजार की गिरावट में और ज़्यादा तेजी से गिर रहे हैं। एक और लोअर सर्किट था, वो था एनडीटीवी के शेयर में, वो अब फिर से 181 रुपये के करीब आ गया है। बाजार में इस मेल्ट डाउन का, इस बिकवाली का, इस खून खच्चर का असर ये हुआ कि गौतम अदानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 30वें स्थान से नीचे खिसक गए। पहले वो दूसरे स्थान पर आते थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले। अब उनकी गिनती 30 अमीर लोगों की जो सूची है उससे भी बाहर हो गए हैं, वो उसमें भी नहीं है। नेटवर्थ 40 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुकी है। ये बाजार में जो बिकवाली मची है उसका असर है। अब खबरें जो आज समूह से जुड़ी आई, पहली खबर आई रिजर्व बैंक की तरफ से। रिजर्व बैंक ने बैंकों की से ये कहा है कि वो अदानी ग्रुप पर दिए गए कर्ज पर अपनी निगरानी बढ़ाएं। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि अदानी ग्रुप के कर्ज पर हर हफ्ते जानकारी उपलब्ध कराएं। भारतीय बैंकों ने अदानी ग्रुप को करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है, जो ग्रुप के कुल कर्ज का करीब 40% हिस्सा है। ये आई बैंकों की तरफ से खबर। दूसरी खबर थी कर्ज की तरफ से। कर्ज से जुड़ी दो खबरें आई। पहली खबर एस&पी रेटिंग एजेंसी से जुड़ी। रेटिंग एजेंसी एस&पी ने अदानी ग्रुप के कर्ज को लेकर कहा है कि कर्ज पूरी तरह सुरक्षित है। खबर यह भी है कि अदानी ग्रुप करीब 40 करोड़ डॉलर के विदेशी कर्ज के लिए कुछ एजेंसियों से बात कर रहा है। दो बैंकों ने अपनी मंशा भी जाहिर की है, रुचि भी जाहिर की है। कर्ज को ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोल पोर्ट की संपत्तियों को सिक्योरिटी रखकर लिया जाएगा कि भाई ठीक है, हम कर्ज लेने आ रहे हैं, ये हमारी माइन है, इसको आप गिरवी रखिए और हमको इस पर कर्ज दीजिए। पहले अब सवाल लेते हैं आरबीआई। सर, बैंकों से निगरानी बढ़ाने को क्यों कहा गया? ये पहली बार ऐसा हो रहा है शुभम, पिछले एक महीने के दौरान, जब रिजर्व बैंक ने बैंकों से अडानी के कर्ज पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। और इसे समझना जरूरी है, जैसा कि हम प्रारंभ से शुरुआत से कह रहे हैं कि शेयर बाजार में भरोसा कायम रखने में अडानी समूह बिल्कुल नाकाम रहा है। शेयर बाजार की जो स्थिति आपको शुभम ने बताई, रोज बाजार खुलता है और स्टॉक्स तेजी से गिरते हैं, नीचे के लेवल तक जाते हैं। तो बाजार का कॉन्फिडेंस तो लगभग खत्म सा होता दिखाई दे रहा है। अडानी समूह के स्टॉक्स में जो भी हो रहा है वो थोड़ी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हमें दिखाई दे रही है। अडानी पोर्ट थोड़ा स्टैंड कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अडानी पोर्ट्स के पास रेवेन्यू की स्ट्रीम दिखती है, वहां से राजस्व आने की संभावना दिखाई देती। पर बैंकों का सक्रिय होना और आरबीआई का बैंकों से प्रति सप्ताह के आधार पर अडानी के कर्ज पर रिपोर्ट मांगना काफी महत्वपूर्ण है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ने अडानी समूह को बैंकों से मिले कर्ज की निगरानी शुरू कर दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अडानी समूह का जो टोटल डेट है उसमें करीब 40% डेट भारतीय बैंकों का है, जिसमें 10% प्राइवेट बैंकों ने दे रखा है और 30% सरकारी बैंकों की तरफ से गया है। अगले साल के दौरान 2023 में अगर आप देखें तो 16 से 17 हजार करोड़ रुपए की देनदारी अडानी समूह पर आने वाली है, और लगभग 11 से 12 हजार करोड़ की देनदारी 2024 में आने वाली है। ये देनदारियां अडानी समूह के भविष्य के सबसे निर्णायक हिस्से हैं। यहाँ से अब सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर होंगी, और इसलिए आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि अडानी समूह के जुड़े हुए कर्ज से के बारे में नियमित जानकारी दी जाए। वो जानकारी क्या होगी? रिपेमेंट्स के प्रोसेस के बारे में, कितनी तेज़ी से रिपेमेंट्स आ रहे हैं, क्या सही समय पर सूचना रिपेमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसकी निगरानी बैंकों को करके आरबीआई को देनी होगी। तो पहली बार स्टॉक मार्केट में तेज गिरावट के बाद बैंकों की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से प्रोसेस शुरू किया गया है। हालांकि अडानी समूह की तरफ से अभी कर्ज को लेकर, भारतीय कर्ज को, बैंकों के कर्ज को लेकर कोई बड़ी चुनौती का संकेत नहीं दिया गया है। अडानी समूह विदेश के कर्जों को लेकर मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, पर जो कर्ज का बड़ा बोझ है और इस साल की बड़ी देनदारियां हैं, उसे लेकर अब थोड़ी चुनौतियां और सवाल उठना शुरू हो गए हैं। तो दूसरा सवाल कर्ज को लेकर किस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं, किस तरीके की खबरें वो अंदाज दे रही हैं? अडानी समूह दो तरीके की कोशिशों में है। जैसा हम लोगों ने शुरुआत में भी चर्चा में शुभम कहा था कि पहली बार
लगभग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को आई और उसके आने जनवरी के एंड से लेकर अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है जब अडानी समूह नए कर्ज की कोशिश कर रहा है। अभी तक ज़्यादातर कोशिशें ये थी कि जो पुराने कर्ज हैं उनको समय पर चुका दिया जाए, जो कर्ज शेयर के अगेंस्ट लिए गए थे उन्हें चुका दिया जाए, जिन बॉन्ड्स की देनदारियां आ रही थी उन्हें चुकाया जाए। अब अडानी समूह करीब करीब $400 मिलियन के डेट के नए कर्ज की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप में एक चुनौती का संकेत है। इतने सारे बड़े कर्ज के बाद शायद समूह इस दबाव में है कि उसे भविष्य की संभावनाओं के लिए अपने आप को और ज़्यादा कर्ज की ज़रूरत है। इसकी कोशिश इस तरह से की जा रही है कि अडानी समूह की एक पोर्ट एसेट है ऑस्ट्रेलिया में जिसको नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल कहते हैं। इस टर्मिनल को आधार बनाकर अडानी समूह कर्ज लेना चाहता है। माना जा रहा है कि इसकी करीब करीब जो वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से अडानी समूह को $400 मिलियन के आसपास का कर्ज मिल सकता है। 2-3 बैंकों से इसके लिए बात की जा रही है। लेकिन ये कर्ज के बारे में संकेत ये भी है कि कर्ज थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा क्योंकि कंपनी पहले से ही कर्ज के बोझ में दबी हुई है। दूसरी तरफ एक जो S&P से जुड़ी हुई खबर आई, S&P ने अडानी समूह में अडानी ग्रीन्स के 2 बॉन्ड्स को जिनको RG2 बॉन्ड कहते हैं, अडानी समूह के 2 रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप बॉन्ड्स हैं, कांग्लोमरेट के ग्रुप के बॉन्ड हैं। एक वर्धा सोलर है और एक कोंडलगांव सोलर पार्क है। इनके बॉन्ड्स को पिछले साल दिसंबर में ऑब्जर्वेशन लिस्ट में डाला था, वहाँ से निकाल दिया है और ये कहा है कि इन दोनों बॉन्ड्स के अगेंस्ट जो कमिटमेंट कंपनी ने किया है, जिस तरीके का रेवेन्यू प्रोफाइल दिखा रहा, उस हिसाब से बॉन्ड निवेशकों को पैसा समय पर मिल जाने की उम्मीद है। बिल्कुल सर, एक फैसला सेबी की तरफ से और लिया गया। सेबी ने अब एक सेंट्रल डेटाबेस बनाने पर विचार कर रही है सेबी, जिसमें FIIs की जानकारी होगी। हाँ। क्या इसके तार भी, इसके संदर्भ भी अडानी समूह के पूरे घटनाक्रम से जुड़ते दिख रहे हैं? सेबी लगातार इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि भारत में विदेश में निवेश करने वाले जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके पीछे कौन है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कोई बैंक हो सकता है, कोई निवेश संस्था हो सकती है जो दुनिया के किसी भी ज्यूरिडिक्शन से, मॉरिशस से, सिंगापुर से, लंदन से काम कर रही हो, पर वो जो पूंजी आ रही है उस पूंजी का बेनिफिशियरी कौन है, और इसे लेकर काफ़ी ऊहापोह और उथल पुथल रही। पहले भी सेबी की कुछ कमेटियाँ इस मामले में पारदर्शिता की बात कह चुकी हैं, पर वो बातें लागू नहीं हो सकी। अब सेबी ने फिर दोबारा कोशिश की है कि वो एक सूचना का रिपोजिटरी या तंत्र बनाना चाहता है जिसमें हर एफपीआई को ये बताना होगा कि उस एफपीआई के पीछे बेनिफिशियरी कौन है। आमतौर पर जब एफपीआई निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर की तरह काम करते हैं, ये नहीं पता होता है कि उसमें फंड किसका लगा हुआ। ये इसके तार भी अडानी समूह से इसलिए जुड़े हुए दोनों तरह से, क्योंकि एक तो ये कि अडानी समूह की कुछ कंपनियां हैं जिनकी जांच चल रही है, जिसका सेबी जिनके बारे में जानने की कोशिश कर रही है, जो मॉरिशस में काम कर रही है और ऐसा माना जाता है कि समूह के शेयरों के लेन देन में उन कंपनियों की भागीदारी है। और दूसरी चीज़ जो बाजार में शॉर्ट सेलिंग हुई है, उस शॉर्ट सेलिंग के जरिए भी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन से समूह हैं जिन्होंने इस शॉर्ट सेलिंग में हिस्सा लिया है। तो अगर सेबी विदेशी निवेशकों पर ये दबाव बनाती है और इन सूचनाओं को सामने लेकर आती है तो शायद हमें पता चलेगा कि भारत में विदेशी निवेशकों के जरिए आने वाला पैसा दरअसल किसका होता है।